ये पूस का महीना था। हाड़ कंपाने वाली ठंड ने पूरे माधोपुर गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। रात भर शीतलहर चलती रही और सुबह होते होते ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन चुकी थीं। हवा ऐसी थी जैसे सुइयां चुभ रही हों। गांव के किनारे पर एक छोटी कच्ची झोपड़ी थी, जिसके टूटे हुए छप्पर से हवा अंदर सीटी मारती हुई आ जाती थी। झोपड़ी के अंदर सूर्य, एक थका हारा मजदूर, फटे पुराने कंबल में लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर जीवन संघर्ष की गहरी लकीरें थीं, जो गरीबी और मेहनत की कहानी कहती थीं। पास में उसकी पत्नी तारा चूल्हे की राख में हाथ सेंक रही थी। अरे सूर्य, सूरज तो निकल आया है। काम पर नहीं जाना है क्या आज? राय साहब के भट्टे पर देर हुई तो मजदूरी कट जाएगी। बच्चों के लिए कल से अनाज नहीं है घर में। ठंड, तारा, ये ठंड हड्डियों तक पहुंच गई है। ऐसा लगता है जैसे शरीर जम जाएगा। ये कंबल अब ढाल नहीं, बस एक बोझ है। हाँ, मुझे पता है। ये ठंड भी जैसे जानबूझकर गरीबों की दुश्मन बन जाती है। जो अमीर हैं वे तो अलाव और रजाई में पड़े हैं, और हम। इतना बोलकर तारा चुप हो गई। सूर्य नींद से खड़ा हुआ। तारा, नाश्ते में क्या है? कल की बची हुई सूखी रोटी और गुड़। गुड़ में मिठास तो है, पर ये ठंड इसकी मिठास भी खींच लेती है। वह रोटी खाकर अपनी पुरानी लाठी उठाई और झोपड़ी से बाहर निकल गया। गांव से भट्टे तक का 3 किलोमीटर का रास्ता बर्फीली धुंध से भरा था। रास्ते में उसके साथी दीनू, शंकर और प्रताप मिले। अरे सूर्या, तू तो आज जिंदा निकला है। लगा था आज तो तू हार मान लेगा। हार माननी होती तो गरीब पैदा क्यों होता दीनू? रजाई तो नहीं है, बस बच्चों का भूख की रजाई बन गई है। आज जल्दी पहुंचना। सुना है कल रात राय साहब ने कहा है, जो देर करेगा उसका हिसाब कटेगा। वो किसी की मजबूरी नहीं देखते। राय साहब के हिसाब में तो हमेशा हम ही घाटे में रहते हैं। फिर भी चलना तो पड़ेगा, पेट का सवाल है। चारों मजदूर धुंध में खोए रास्ते से कदम दर कदम आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर जमी हुई मिट्टी से भाप उठती थी। भट्टे पर पहुंचते ही आग की लपटें दिखाई दी, लेकिन वो आग केवल राय साहब और उनके मुनीम के लिए थी। अरे ओ सूर्य, फिर देर से आया रे? सब तो 2 घंटे पहले पहुंच चुके थे। मालिक, धुंध बहुत थी, रास्ता दिख नहीं रहा था। बहाने मत बना, आज आधी मजदूरी कटेगी, समझा? सूर्य ने अपनी जगह ली और ईंटें उठाने लगा। ठंड की वजह से मिट्टी छूने पर ऐसा लगता था जैसे सीधी हड्डी में ठंड उतर रही हो। पास में दीनू फुसफुसाया। सूर्या, इतनी सर्दी में जान का खतरा है। चलो थोड़ा आराम से काम करते हैं। ढीला काम करने से घर में रोटी ढीली पड़ जाती है दीनू। चलो हाथ चलाओ। दोपहर तक सूरज थोड़ा निकला। खाने के समय सब मजदूर चूल्हे के पास बैठे रोटी सेक रहे थे। सूर्या, तेरी तारा अच्छी रोटी बनाती है, खुशबू दूर तक जाती है। हाँ, पर जब आटा ही मुश्किल से मिलता है तो हर रोटी दावत लगती है। मेरे बच्चे अंकुर और रूही ठंड में बीमार पड़ गए हैं। छोटी रूही को खांसी है। डॉक्टर के पास ले जाने का सोच रहा हूँ, पर पहले मजदूरी मिले तब। पूरे समूह पर गहन सन्नाटा छा गया। उस चुप्पी में सिर्फ आग के जलने की आवाज थी। ये चुप्पी गरीबी, मजबूरी और लाचारी की थी। शाम हुई। राय साहब ने पैसे देने। आज आधी मजदूरी 70 रुपए। लेना है तो ले जा, वरना कल पूरा दिन काम कर लेना। ठीक है मालिक। वो कांपते हाथों से पैसे जेब में रख लिया। 70 रुपए, क्या होगा? कम से कम चूल्हा तो जल जाएगा। घर लौटा। झोपड़ी के अंदर तारा ने आलू उबाल रखे थे। आ गए तुम? देखो, आज बच्चों के लिए आलू उबाल रखे हैं। अच्छा किया, मजदूरी आधी ही मिली। राय साहब ने देर से आने का हिसाब काट दिया। हमेशा वही बात। इस ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता। क्या करें? हाँ, लेकिन जब तक सांस है काम तो करना ही पड़ेगा।
उसने अपनी बेटी रूही के सिर पर हाथ फेरा। बापू, बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी बेटा, अब ये पिता तेरी ढाल है। तुम खुद ठंड में कांप रहे हो। माँ बाप की ठंड बच्चों की गर्मी में ही गल जाती है तारा। 3 दिन बीत गए। सर्दी अब जानलेवा हो चुकी थी। हवा में नमी नहीं, सीधे बर्फ की तीखी सुइयां चल रही थीं। झोपड़ी की दरारों से हवा चीख रही थी। सूर्या, बाहर का दरवाजा कसकर बंद करो, हवा अंदर आ रही है। बच्चों के होंठ नीले पड़ गए हैं। लकड़ी की कील निकल गई है, रस्सी से बांधता हूँ। उसने टूटी रस्सी से दरवाजा बांधा। अंदर आया तो देखा तारा ने बच्चों को अपनी गोद में समेट रखा है। बाबू, बहुत ठंड है, आग जलाओ ना। सूर्य ने चारों ओर देखा। लकड़ी नहीं थी, बस पुरानी बांस की टोकरियां थी। तारा, ये टोकरियां ही जलानी पड़ेंगी, नहीं तो बच्चे जम जाएंगे। पर यही तो हमारा काम है। जीने के लिए पहले सांस चाहिए, बर्तन बाद में काम आएंगे। उसने टोकरियां तोड़ी और आग जलाई। थोड़ी देर में आग की कमजोर लौ उठी, पर वो बस कुछ मिनटों में बुझने लगी। अगले दिन सूर्य फिर भट्ठे पर पहुंचा, पर काम बंद था। आज काम बंद है, मिट्टी जम गई है। जो आ गए हो जा सकते हो। साहब, कम से कम आधे दिन का पैसा तो दे दो, इतनी ठंड में आए हैं हम। मैंने नहीं बुलाया था। अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाओ, कोई पैसा नहीं मिलेगा। घर पहुंचा, चूल्हा बुझा था। तारा ने पूछा, पैसे? नहीं मिले। सूर्य कुछ नहीं बोला। बाहर गया और झोंपड़ी के पीछे पड़े एक पुराने लकड़ी के खंबे को देखा। वो गांव के कुएं की टूटी हुई बाड़ थी। सूर्य देखा और मन में सोचा, चोरी पर बच्चों की जान बली है। वह बाड़ तोड़ लाया और आग जलाई। थोड़ी देर में झोपड़ी में हल्की गर्मी फैली। अंकुर और रूही मुस्कुराए, शायद कई दिनों बाद पहली बार। 3 दिन बाद रूही को तेज बुखार चढ़ गया। उसका शरीर आग जैसा तप रहा था। सूर्या, ये तो जल रही है बुखार में, कुछ करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए 2 मील चलना पड़ेगा तारा। इस बर्फ में रास्ता बंद है। तो क्या इसे ऐसे ही मरने दे? सूर्य ने रूही को अपनी गोद में उठाया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। मैं भगवान से हार नहीं मानूंगा। वो रूही को उठाकर झोंपड़ी के बाहर निकल पड़ा। बर्फीली हवा उसके चेहरे पर चाकू सी लग रही थी। वो गांव के वैद्य जी के दरवाजे पर पहुंचा। कौन है रे इस वक्त? इतनी ठंड में बच्ची बाहर क्यों लाई रे पगले? खुद मर जाएगा। मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है बाबा, बस मेरी बेटी बच जाए। वैद्य ने बच्ची को देखा, कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, गरम कपड़ा नहीं है क्या इसके पास? कुछ नहीं है बाबा, बस एक पुराना कंबल है। इस सर्दी में गरीब का बचना मुश्किल है बेटा, पर कोशिश कर आग जलाई रखना और दवा दे देना। सूर्या धन्यवाद कर वापस भागा। पूरी रात उसने रूही को गोद में लेकर बैठा रहा। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर अंदर पिता का प्यार जल रहा था। ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, मैं नहीं टूटूंगा। मैं अपनी बेटी को बचा कर रहूंगा। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण आई। रूही का बुखार थोड़ा उतर गया। देखा, भगवान ने हमारी सुनी। भगवान नहीं तारा, ये आग, ये हिम्मत और ये प्यार ही भगवान है। जनवरी का पहला हफ्ता था। ठंड अब कम नहीं हो रही थी। राय साहब का भट्टा अभी भी बंद था। सूर्या, अब क्या करेंगे? आटा खत्म है, भूख से मर जाएंगे। इंतजार नहीं कर सकता तारा,
अब भूख ही हमें मार देगी। अब मुझे जंगल जाना ही होगा। जंगल? नहीं, इतनी ठंड में जंगल जाना मौत को बुलाना है। मौत से पहले कोशिश करना गुनाह नहीं होता तारा। अब डरने का वक्त नहीं, जीने का वक्त है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बर्फ से ढका था। जब जिंदगी ठंडी पड़ जाए तो आदमी को खुद आग बनना पड़ता है। उसने कई घंटे लकड़ी काटी, लकड़ियों का एक छोटा गट्ठर तैयार किया और उसे कंधे पर रख लिया। शाम होते होते वो गांव लौटा। लोगों ने देखा सूरा के कंधे पर लकड़ी का गट्ठर है। अरे सूर्या, तू जंगल गया था, इस जाड़े में जिंदा लौट आया। ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं दीनू, बस भूख का डर था। वह लकड़ियां घर लाया, आग जलाई। तारा और बच्चे आग के पास बैठे। उनके चेहरों पर राहत की चमक थी। आज तो पहली बार गर्मी लग रही है। सूर्या, तुम सच में बाजीगर हो। बाजी नहीं थी तारा, जिंदगी की बाजी थी। जीतना ही था। अगले दिन सूर्य ने सोचा, क्यों ना मैं लकड़ी बेचूं। उसने अपने साथियों दीनू, शंकर और प्रताप को साथ लिया। सबने लकड़ियां काटी और गांव में बेचने लगे। गांव के लोग भी उससे लकड़ी खरीदने लगे क्योंकि भट्टा बंद था और सर्दी बनी थी। धीरे धीरे सूर्य की झोपड़ी के बाहर अब रोज धुआं उठने लगा। ये धुआं जिंदगी का निशान था। सूर्या भाई, तू तो अब ठंड का राजा बन गया रे। नहीं दीनू, बस ठंड को हराना सीख गया हूँ। फरवरी का महीना आया। हवा में अब थोड़ी नरमी आने लगी थी। देखो, ठंड आखिर चली गई। सूर्या, तुम्हारी हिम्मत ने हमें बचा लिया। ठंड तो हर साल आएगी तारा, पर अब डर नहीं लगेगा। जब तक हाथों में ताकत है और दिल में विश्वास है, कोई सर्दी हमें नहीं रोक सकती। रूही ने पहली बार हंसते हुए कहा। बाबू, अब अच्छा लग रहा है। सूर्य ने आसमान की ओर देखा। धुंध छट चुकी थी। दूर खेतों से हल्की धूप उसकी झोंपड़ी पर पड़ रही थी। भगवान, तूने ठंड भेजी थी, पर साथ में लड़ने की हिम्मत भी दी। अब मैं जान गया हूँ, सर्दी बाहर नहीं, इंसान के अंदर हार जाती है। सूर्य अब सिर्फ मजदूर नहीं था, वो उम्मीद यानी होप का प्रतीक बन गया था, जिसने सिद्ध किया कि साहस और परिवार के प्रति प्रेम सबसे बड़ी आग है जो किसी भी शीतल लहर को पिघला सकती है।